हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग जो है वो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर आज जो है वो तीसरा लेक्चर है। बेसिकली आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 100% आपको आएगा भी 3 मार्क्स में सीबीएसई में। एक्सप्लेन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में बेसिकली इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वारीज है वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद डेफिनेटली आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली ये सीबीएसई में 100% 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है और डेफिनेटली यहां से 3 मार्क्स आप इजिली क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी जो है हम लोग सीबीएसई बोर्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो को बना रहे हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपका बिल्कुल बोर्ड में जो मार्क्स स्कोरिंग है वो एकदम बिल्कुल 100% आप बहुत अच्छे से मार्क्स को क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि हम लोग कहते हैं E = mc²। बहुत ही फेमस रिलेशन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। देखिए, E जो mc² लिखा होता है तो वहां पे E फॉर एनर्जी होता है, m मास होता है और c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये किसके ऊपर बेसिस है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर है। यानी कि आइंस्टाइन ने जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थ्योरी दिया था, ये बेसिकली थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके बिहाफ पे दिया था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पे आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या दिया था, थ्योरी दिया था। अब समझने का कोशिश करते हैं कि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए, कोई भी लाइट रेडिएशन जो होता है ना, वो लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। दैट मींस ऑलरेडी देखिए मैंने आपको हमेशा बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि फोटोन का मतलब क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स। वेरी सिंपल, यानी कि कोई भी लाइट पार्टिकल्स है तो वो किसके फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा, फोटॉन्स के फॉर्मेट में। और जितने भी लाइट पार्टिकल्स रेडिएशन के फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है यानी कि वो फोटोन के फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है, तो हर फोटोन के पास एनर्जी का कितना होता है, E = hν, जो कि मैं यहां पे दिखा रखा हूं। यानी कि लाइट जो भी ट्रेवल करेगा वो किसके फॉर्मेट में ट्रेवल करेगा, फोटॉन्स के फॉर्मेट में। और हर फोटॉन्स के पास जो एनर्जी होगा वो E = क्या होगा, hν। यानी कि H को हम लोग बेसिकली प्लैंक्स कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो जो भी रेडिएशंस होगा, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होगा, हर इंसिडेंट रेडिएशन का अपना क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। तो जितना भी फोटोन फॉल करेगा हर फोटोन के पास एनर्जी क्या होगा, E = hν। इसी को हम लोग बेसिकली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी लाइट रेडिएशन जो ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या करता है, डिस्क्रीट फोटॉन्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। और जो भी फोटॉन्स होता है, हर फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो होता है E = hν। यानी कि आप ये दिमाग लगाइए कि जितना भी फोटोन फॉल करेगा हर फोटोन के पास एनर्जी क्या होगा, E = hν। यानी कि एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होगा, E = hν। अगर 50 फोटोन गिरेगा तो आप क्या करोगे, एक फोटोन का जो एनर्जी होगा उसको 50 से यानी कि नंबर ऑफ फोटोन से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। देन ओनली यू आर गेटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। वेरी सिंपल। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम इसको क्या करते हैं, मान के चलिए हमने एक मेटल सरफेस, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, मान के चलिए कोई भी मेटल सरफेस है। अब यहां पे जो लाइट का रेडिएशन फॉल करेगा, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगा। दैट मींस आप जानते हो मेटल जो होता है उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ। क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड होता है। यानी कि आप जानते हो कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि किसी भी पार्टिकल को आप अगर रिलीज करना चाहते हो तो आपको बहुत ही हाई अमाउंट में क्या करना पड़ेगा, फोर्स उस बॉडी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल, जैसे यहां पे हमने मेटल ले लिया तो मेटल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो दूसरा हर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या होता है, बॉन्डेड होता है। दैट मींस उसके बीच में जो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वही हमारा वर्क फंक्शन कहलाता है। तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जब भी इंसिडेंट फोटोन किसी मेटल के ऊपर फॉल करेगा तो क्या होगा, आप जानते हो हर
फोटोन के पास एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। अब यही एनर्जी क्या करेगा, फोटोन को इजेक्ट करने का काम करेगा। यहां पे मैंने दिखा रखा हूं, देखिए ये मेटल है, मेटल के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रखा हूं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस ये मेटल के साथ क्या है, बॉन्डेड, क्योंकि मेटल के अंदर है क्या, इलेक्ट्रॉन्स है। और जो भी ये इंसिडेंट फोटोन इस मेटल के ऊपर फॉल करेगा, इसके पास जो एनर्जी है एच न्यू, यही एनर्जी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का काम करेगा। दैट मींस यहां से क्या करने का काम करेगा, एमिट करने का काम करेगा। तो आइंस्टाइन ने यह कहा कि जो भी फोटोन के पास एनर्जी होता है, वो एनर्जी क्या होता है, दो पार्ट में अपने रोल को प्ले करता है। जो भी एनर्जी होता है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, इजेक्ट करने में लग जाता है, और रिमेनिंग जो एनर्जी बचता है वो क्या होता है, जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या करता है, एक्सेलरेट करने का काम करता है। दैट मींस उसको क्या प्रोवाइड कर देता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो वेरी सिंपल, ये मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इंसिडेंट फोटोन फॉल कर रहा है, इस फोटोन पे, हर एक फोटोन के पास एनर्जी होता है एच न्यू, और ये जो एनर्जी है ये दो पार्ट में अपने वर्क को फिनिश कर रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये जो एच न्यू है, यानी कि जो भी एनर्जी है इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो लग जाता है इस मेटल सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचता है वो इसको क्या प्रोवाइड कर देता है, जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, बेसिकली उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको ये क्या प्रोवाइड कर देता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है, जो भी इंसिडेंट फोटोन है, उसके पास हमारे पास एनर्जी क्या है, एच न्यू। अब ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे कैसे काम कर रहा है, तो जो भी एमिटेड फोटो, जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस यही एनर्जी दो पार्ट में अपने रोल को क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, यानी कि दो तरीके से ये पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन को, और साथ में वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो आप जानते हो, मैंने ऑलरेडी कहा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इस मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, आखिर वो एनर्जी आ कहां से रहा है, तो यही एच न्यू तो मेटल को क्या कर रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो रहा है। तो यानी कि जो भी ये एच न्यू है ये दो पार्ट में कंज्यूम हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में और वर्क फंक्शन के फॉर्मेट में। तो अगर आप दोनों एनर्जी को आप ऐड करोगे तो वो एच न्यू के इक्वल होगा। वेरी सिंपल, तो वही मैंने लिख दिया हूं, एच न्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। वर्क फंक्शन आप लोग जानते हो, डब्ल्यू नॉट से इंडिकेट कर देंगे। तो वेरी सिंपल, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए जो भी वर्क फंक्शन, अब आप ऑलरेडी देखोगे यहाँ पे हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अगर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, डब्ल्यू नॉट को इधर राइट में लेके लेफ्ट में लेके चले आएंगे, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। वेरी सिंपल, अब यहाँ से इजिली हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज किया हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब देखिए वर्क फंक्शन भी क्या होता है, तो वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एच इंटू न्यू नॉट, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी है और यहां पे न्यू नॉट जो लग जाएगा तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ही मैंने बता रखा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन जब उसके ऊपर फॉल करेगा तो उस रेडिएशन का भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो। अगर कोई भी रेडिएशन, कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है इंसिडेंट रेडिएशन का, कि कोई भी रे, अगर कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। तो वेरी सिंपल, तो यही यहां पे जो न्यू नोड है ये बेसिकली किसको डिसाइडिंग करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, दैट मींस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसको यहां पे रख दें तो वेरी सिंपल, अब देखिए डब्ल्यू नॉट की जगह आप रखोगे तो क्या रखोगे, के मैक्सिमम ऑलरेडी हमारे पास है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, तो डब्ल्यू नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, एच न्यू, तो ऑटोमेटिकली एच हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट, जिसको कि मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं, रिटन फॉर्मेट में भी लिख दिया हूं। अभी मैं जितना भी चीज एक्सप्लेन आपको किया हूं मैंने उसको यहां पे रिटन में लिख दिया, वेरी सिंपल। तो जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये
किसके बिहाफ पे, किसके बेसिस पे दिया गया है? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है? तो जो भी लाइट रेडिएशन होता है वो ट्रेवल करता है किसके फॉर्मेट में? डिस्क्रीट फोटॉन्स के फॉर्मेट में ट्रेवल करता है। और जो भी फोटॉन्स होता है, हर फोटोन के पास जो एनर्जी होता है वो इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है? एच न्यू के बराबर होता है। वेरी सिंपल। और यही जो एनर्जी है एच न्यू, ये क्या होता है? दो पार्ट में यूज होता है। वही मैंने लिख दिया हूं, ईच फोटोन हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू व्हिच इज यूज्ड इन टू पार्ट्स एज ए वर्क फंक्शन। यानी कि जो भी इस एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन है वो क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के रूप में यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में लग जाता है। तो उसी को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो एज ए वर्क फंक्शन, और जो भी रिमेनिंग एनर्जी बचता है वो क्या होता है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। तो मैंने लिख दिया हूं पहला एज वर्क फंक्शन, जो कि डब्ल्यू नॉट के रूप में यूज होता है, और जो रिमेनिंग एनर्जी बचता है यूज्ड इन इंपार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। उसी चीज को एक्सप्रेशन में लिख दिया हूं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, और डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। तो मैंने यहां पे लिख दिया के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू तो है ही, डब्ल्यू नॉट की जगह क्या पुट कर देंगे? एच न्यू नॉट। तो एच यहां पे आप देखिए कॉमन आ गया, तो इजिली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया? के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। वेरी सिंपल। तो ये हमें क्या मिल गया? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। दैट मींस ये जो एनर्जी है, हर फोटोन के पास जो एनर्जी है एच न्यू, यानी कि इसका मैक्सिमम पोर्शन तो एज ए वर्क फंक्शन के रूप में यूज हो जाएगा। दैट मींस पार्टिकल को इजेक्ट करने में लग जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। यानी कि इस फॉर्मूला को आप यूज करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी सिंपल। तो के मैक्सिमम हमारे पास क्या हो गया? एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो न्यू है ये इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, और न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। एच हमारे पास क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ऑलरेडी ये कांस्टेंट का वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा। तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ फैक्टर्स है जिसके इफेक्ट को हम लोग को बताया था कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान क्या हुआ था? आइंस्टाइन ने बताया था कि किसी भी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? इजेक्ट करते हैं वाया फोटोन एनर्जी, तो उसके बिहाफ पे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था? तो H ब्रैकेट में आया था न्यू माइनस न्यू नॉट, जहां पे न्यू क्या था हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और न्यू नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और H क्या था हमारे पास? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को समझने का कोशिश करते हैं। ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका इंटेंसिटी यानी कि का क्या इफेक्ट होता है। तो जो भी, जैसे देखिए आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो भी इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कर रहा है तो उसका जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स का। क्योंकि अगर जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन भी, एमिशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट मींस उसी को मैंने यहां पे लिख दिया हूं, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। दैट मींस कहीं ना कहीं इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटॉन्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एक दूसरे का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इफेक्ट हमारे पास होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। देखिए कंडीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को किससे इंडिकेट करते हैं? न्यू नॉट से। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन है तो उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम है, लेस है, तो कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। उसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि न्यू नॉट मस्ट बी न्यू नॉट ग्रेटर देन न्यू, यानी कि अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी से क्या है? ज्यादा है। तो वेरी सिंपल, न्यू जो होता है वो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी होता है, और न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मैंने यहां पे दिखा भी रखा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को किससे इंडिकेट करते हैं? सिंपली न्यू से। तो अगर किसी केस में जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस है, कम है, जो कि यहां पे दिखाया गया है, क्योंकि न्यू नॉट ग्रेटर देन न्यू है, इसका मतलब यहां पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो भी इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो 100% क्या होगा? नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। वेरी सिंपल, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं।
चलिए तीसरा इफेक्ट हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी का। देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है, दैट मींस कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या फाइंड आउट करना, एक रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। तो वेरी सिंपल, अगर मान के चले इफ मैंने लिया न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, दैट मींस जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो 100% फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो 100% इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया हूं कि इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, दैट मींस इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो के मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो वेरी सिंपल, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन वहीं पे जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो उसी को मैंने यहां पे लिख दिया हूं कि के मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स इंटेंसिटी। मैंने पिछले लेक्चर में भी चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन के इंटेंसिटी पे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। दैट मींस इंटेंसिटी को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे इंडिपेंडेंट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लास्ट फैक्टर जो है हमारे पास है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। दैट मींस हम लोग टाइम लैग के बारे में समझते हैं। देखिए इस टाइम लैग के कॉन्सेप्ट को कैसे समझोगे आप, जैसा कि डायग्राम में रिकॉल कर सकते हो, मैंने क्या दिखाया था कि कोई भी फोटोन, जैसे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, तो मान चलिए वहां से कोई भी रेडिएशन अगर किसी मेटल के ऊपर फॉल करता है, दैट मींस जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है अगर वो किसी मेटल के ऊपर क्या करता है, फॉल करता है, तो हर फोटोन के पास एनर्जी होता है इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा जब फोटोन फॉल करेगा तो फोटोन के पास जो भी एनर्जी होगा वो क्या करेगा, मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस चीज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं सिंगल वे है, यानी कि उस एनर्जी का यूटिलाइज तो सिंगल टाइम ही हो रहा है। यानी कि जो भी फोटोन फॉल किया उसके पास जो भी एनर्जी था, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या हो गया, इजेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है एब्जॉर्प्शन और इजेक्शन के बीच में, दैट मींस जो एनर्जी का यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि फोटोन जो फॉल कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। दैट मींस कहीं ना कहीं जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, फोटोन की एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके बाद मेटल सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। तो यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन का गैप नहीं होता है। इसलिए वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने लिख भी दिया हूं कि हेंस देयर इज नो टाइम लैग, यानी कि जैसे ही रेडिएशन, जो भी इंसिडेंट रेडिएशन जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगा, इमीडिएटली क्या होगा, जो भी उसके पास एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद मेटल सरफेस से क्या होगा, एमिट हो जाएगा। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा टाइम लैग नहीं होता। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, जहां कहीं भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है तो वो रिजल्ट होता है किसका, इलास्टिक कोलिजन का। देखिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का कोलिजन होता है जहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो खास करके इलास्टिक कोलिजन आपको देखने को कहां पे मिलेगा, तो वेरी सिंपल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर जो भी कोलिजन्स होता है, ऐसे कोलिजन को ही बेसिकली हम लोग इलास्टिक कोलिजन के, मतलब दैट मींस इसका एग्जांपल, यानी कि इलास्टिक कोलिजन का बेटर एग्जांपल क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के अंदर जो भी कोलिजन होता है वो सब क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया हूं कि एज वी नो दैट फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी फोटोन जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करेगा तो मेटल सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही फोटोन मेटल के ऊपर फॉल किया तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ। और वो कौन सा कॉलिजन होता है, इलास्टिक कॉलिजन होता है। और इसी इलास्टिक कॉलिजन के चलते क्या होता है, फोटोन का एमिशन होता है। तो वेरी सिंपल, तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी फोटोन फॉल करता है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, यानी कि फोटोन के अंदर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या किया, एमिट हो गया। जब आपको एनर्जी होगा तो आप एक्साइटेड फील करोगे। तो वेरी सिंपल, उसी तरह से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक
एमिशन होता है, तो यहां पे कोई टाइम लैग बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि यहां पे सिंगल वे प्रोसेस है। फोटोन ने एनर्जी को ट्रांसफर, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, और खास करके जब आप जेई मेंस का या जेई एडवांस में आप जाओगे या नीट के अंदर जाओगे, और बोर्ड के अंदर भी एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी खास करके इन सारे पॉइंट से निकल करके आता है। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेते हो, क्लियर रखते हो, तो डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम में आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यहां से क्वेश्चन तो 100% जेई में हो या फिर नीट में हो, और सीबीएसई में तो पूछेगा ही पूछेगा, सीबीएसई के एमसीक्यू में भी यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो थैंक यू, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।